हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। आई होप कि आप लोगों ने टॉपिक नंबर 1 बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर आप लोगों ने टॉपिक नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके जल्दी जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले से ही हाईलाइट कर रखा है पेंसिल से और हाइलाइटर से, और यही पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और जो पॉइंट्स हाईलाइटेड नहीं है वो समझिए कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने टॉपिक नंबर 1 का वीडियो नहीं पढ़ा है तो जा कर के आप उस लेक्चर को देखिए, ताकि आप लोगों को अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो मैंने उस वीडियो में बताया है कि न्यूक्लियस क्या होता है, सेल क्या होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इनसाइड ईच सेल मतलब हर सेल के अंदर इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखिएगा। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिससे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। दिस न्यूक्लियस कॉन्टेन क्रोमोसोम। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, विच इन टर्न कॉन्टेन द जेनेटिक मटेरियल। और क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब जैसे डीएनए हो गया। डीएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा हुआ है और यहाँ पे न्यूक्लियाई लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज़ है। बस एक न्यूक्लियाई रहेगा, एक रहेगा तो न्यूक्लियाई हो जाएगा, और एक से अधिक रहेगा तो न्यूक्लियस हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। तो जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा, न्यूक्लियाई के चारों एक और एक मेम्ब्रेन रहेगा, वो वैसे सेल को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। वेयर इज सेल दैट लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। दोनों में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि सेमी फ्लूइड होता है, उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो पूरे सेल का जो वॉल्यूम होता है वो कौन ऑक्यूपाई करके रखता है, तो साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे जो ये पॉइंट जो रेड पेन से मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The cytoplasm is the main arena of cellular activity in both the plant and animal. So चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, दोनों में ही साइटोप्लाज्म, एनिमल सेल, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल सेल्स, दोनों में ही साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म में ही जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर, वो टोटली साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. और क्यों होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन, क्यों होता है, ताकि वो जो सेल है वो लिविंग स्टेट में रह सके। फिर है बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो न्यूक्लियस तो है ही, उसके अलावा जो है यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ईआर कहते हैं, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। तो ये कुछ ऑर्गेनेल्स के नाम हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं और वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। नेक्स्ट में है द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पे एक हम लोग को डिफरेंस मिल रहा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर, कि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और प्रोकैरियोटिक में क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जो रेड से हाईलाइटेड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल। तो राइबोसोम जो होता है एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो हम लोग जानते हैं कि जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, मगर
राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हुए भी ऑल सेल्स यानी यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। कौन? राइबोसोम। और वो क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rough ER। तो राइबोसोम जो हैं वो न केवल साइटोप्लाज्म के अंदर मगर वो दो अलग अलग ऑर्गेनेल्स में भी पाए जाते हैं। देखिए, प्लांट्स के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड रफ ईआर जिसको बोलते हैं उसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ईआर दो टाइप्स के होते हैं, रफ़ ईआर और स्मूथ ईआर। तो रफ़ ईआर जो होते हैं उस पर राइबोसोम लगे हुए होते हैं, इसलिए वो रफ़ होते हैं और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि राइबोसोम जो है ईआर में भी पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे है एनिमल सेल्स contain another non-membrane bound organelle called centrosome which help in cell division। तो एनिमल सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं और उसका काम क्या है? सेल डिवीजन करना। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप, एक्टिविटीज। For example, mycoplasma, the smallest cell are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेल जो होते हैं वो अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के और अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए बने हुए होते हैं। तो अलग अलग शेप के अलग अलग सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है जैसे माइकोप्लाज्मा, वो स्मॉलेस्ट सेल होता है, यानी इसका साइज को बता रहा है कि उसका साइज जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। तो ये बात याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको ऐसे पूछ दिया जाए कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन द फ्लावरिंग और ऑप्शन दिया जाए तो माइकोप्लाज्मा इज़ द राइट आंसर। और इसका अगर साइज दिया रहेगा तो 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका साइज। वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो बैक्टीरिया का जो साइज है थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। एंड द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, सिंगल सेल इन द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सो द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी कि ऑस्ट्रिच का जो सेल है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7.0 micrometer in diameter। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारा जो ह्यूमन का रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी वो 7.0 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। इसका डायमीटर जो होता है 7.0 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। फिर है नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। और हमारे शरीर का जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है? नर्व सेल होता है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। और सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप के भी होते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बताई हूँ। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉल्यूमिनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेग्युलर। तो उसका साइज जो है अलग अलग प्रकार का होता है। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी भी सेल का जो शेप होता है वो हो सकता है कि उनके फंक्शन पे डिपेंड करता हो। अलग अलग सेल जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उनका जो शेप होता है, साइज होता है, वो बनता है, वो उसके साइज पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई हो। एंड अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो या मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे अगले टॉपिक के वीडियो में सुधार दूंगी। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।